चमचमाती लाइट्स, खूबसूरत फूलों की सजावट, मेहमानों की भीड़ और हर तरफ खुशनुमा माहौल के साथ बेबी पिंक कलर का गाउन पहने संध्या एक एक कदम बढ़ाते हुए हॉल में प्रवेश कर रही थी। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था कि जब अर्जुन सिंघानिया संध्या खुराना की उंगली में रिंग पहनाकर उसे अपनी फियांसी बनाएंगे। अर्जुन सिंघानिया, वो नाम जिसने आईटी की दुनिया में अपनी एक अलग बादशाहत बना ली है। 30 साल की उम्र में ही देश की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनी का वो सीईओ और फाउंडर है। उसके एक आइडिया ने ना सिर्फ मार्केट को हिला दिया, बल्कि लोगों की जिंदगी बदल दी। वो ठंडा दिमाग, तेज सोच और अद्भुत हिम्मत रखने वाला एक बहुत हैंडसम लड़का है, जिसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून झलकता है। लेकिन दुनिया के लिए वो जितना सफल और मजबूत है, उतना ही वो अंदर से टूटा हुआ इंसान। उसका अतीत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। एक ऐसा अतीत जिसे याद कर वह अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी से भाग जाता है। और आज भी वैसा ही हुआ। जिस समय सिंघानिया पैलेस में चारों तरफ खुशियां फैली हुई थीं, उस समय अर्जुन की मॉम अनुपमा जी के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वो अपने दिल को बहलाते हुए कह रही थी, अनुपमा, तुम फालतू की टेंशन ले रही हो। हमेशा की तरह आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने अर्जुन से बात की है, इसलिए तुम्हें उस पर यकीन भी करना चाहिए। वो तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा कहना जरूर मानेगा। पर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, उनका दिल बेचैन था, जिस वजह से उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं। वह एक नज़र अपने छोटे बेटे श्लोक पर डालते हुए कहती हैं, श्लोक, जाओ जल्दी से अर्जुन को बुला लाओ। श्लोक अर्जुन को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाता है, तो वहां अर्जुन को न देखकर श्लोक बेचैन होकर कहता है, भाई, आप कहाँ हो और फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और तभी नौकर घबराया हुआ अनुपमा जी से कहता है, मेम साहब, अर्जुन भैया कहीं नहीं मिल रहे। मैंने पूरे घर और गार्डन में चेक कर लिया है। तभी अनुपमा जी गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा, वो वॉशरूम में होगा। जाओ, दोबारा से उसे बुला कर लाओ। और फिर जिस बात का उन्हें डर था, वो बात सच हो गई थी। अर्जुन अपनी एंगेजमेंट तोड़कर कहीं दूर चला गया था। थोड़ी ही देर में जब अर्जुन के पापा सुशील जी अनुपमा जी के पास आते हैं, तो उनका उदास चेहरा देखकर उन्हें समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगती कि अर्जुन घर पर नहीं है। वो टॉन्ट मारते हुए कहते हैं, बहुत शौक था ना तुम्हें अपने बेटे को दूल्हा बनाने का, तो अब शौक पूरी कर लो। अनुपमा जी अटकते हुए कहती हैं, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने तो बस उससे अपने दिल की बात कही थी और वह मेरी बात मान गया था। अच्छा, अगर उसने तुम्हारी बात मान ली थी, तो फिर आज एंगेजमेंट तोड़कर क्यों चला गया? तुम्हें पता है कि वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि तुम उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो और उसकी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करती रहती हो। एक नहीं 100 बार बोला था कि अगर उसे शादी करने का मन नहीं है, तो उसे फोर्स मत करो। पर तुम्हें तो अपनी फ्रेंड की बेटी से शादी करवाकर तुम्हें अपना वादा पूरा करना था। सो आज तुम अपनी जिद और अपना वादा पूरा करो, पर अर्जुन के बिना। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने एक बार नहीं, कई बार अर्जुन से पूछा था और उसने हाँ भी कहा था। हाँ तो वो हर बार कर देता है, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि ऐन मौके पर कोई ना कोई बहाना करके वो चला जाता है। इस बार तुम्हारे बेटे ने सारी हदें पार कर दी हैं। हर बार तो रिश्ता तय होने पर वो चला जाता था, लेकिन इस बार तो अपनी एंगेजमेंट वाले दिन गया है। एक बार भी तुम्हारे लाडली बेटे ने संध्या के बारे में नहीं सोचा कि उसके इस तरह चले जाने से संध्या पर क्या बीतेगी। अनुपमा जी को अब रह रहकर बहुत पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने अर्जुन को शादी करने के लिए फोर्स किया। वो शुरू से ही शादी करने से मना कर रहा था,
लेकिन जब बात जिद पर अड़ गई, तो उसे मजबूरन हाँ करनी पड़ी। और फिर वह नम आंखों से बोली, अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? वो अभी इतना ही बोली थी कि तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज अर्जुन का था और इसमें लिखा था, मॉम, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं संध्या से एंगेजमेंट कर लूं, पर कोशिश करने के बाद भी मैं संध्या से एंगेजमेंट नहीं कर पाया। सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर देना। अनुपमा जी की आंखों में एक पल को गुस्सा और गहरा दर्द दिखाई देने लगता है। एंगेजमेंट का शुभ मुहूर्त निकल गया था। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए हॉल में आ गई थीं और उन्हें देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं और फिर वो सभी से हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, आप लोग मेरी खुशियों में शामिल होने आए थे, पर मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि अर्जुन को एक इमरजेंसी आ गई है, जिस वजह से उसे मलेशिया जाना पड़ गया। इस वजह से आज ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती। उनका इतना कहना था कि पार्टी में आए सारे मेहमान एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए वहां से चले गए थे और अनुपमा जी संध्या के मम्मी पापा से माफी मांग रही थीं। वह संध्या के मम्मी पापा को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थीं, लेकिन संध्या के मम्मी पापा अच्छी तरह से जान गए थे कि अर्जुन को कोई इमरजेंसी नहीं है। वो जानबूझकर उनकी बेटी को छोड़कर गया है। संध्या की मॉम अनुपमा जी से गुस्सा करते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा भगोड़ू है और अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर चला गया है। ये जो इमरजेंसी वाली बातें तुम दुनिया को बता रही हो, ये बताना बंद करो और सच्चाई को स्वीकार कर लो। अनुपमा, तुम्हारा बेटा साइको है। पहले शादी के लिए रेडी होता है और फिर शादी से पीछे कदम हटा लेता है। उसके लिए उसकी बातों का कोई मतलब नहीं होता। इतना कहते हुए वो अपनी बेटी संध्या को खींचते हुए पार्टी से ले गई थी। वैसे तो संध्या उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, क्योंकि संध्या कहीं ना कहीं अर्जुन से बहुत प्यार करती थी और इसलिए वो अर्जुन का वेट करना चाहती थी। लेकिन संध्या की मॉम वृंदा जी उसकी एक भी बात नहीं सुन रही थीं। कुछ देर पहले जिस सिंघानिया पैलेस में चहल पहल थी और एंगेजमेंट की रौनक चारों तरफ थी, अब वही सिंघानिया पैलेस में मातम छाया हुआ था। सुशील जी फोन पटकते हुए अनुपमा जी से गुस्से से कह रहे थे, ये सब तुम्हारी हद से ज्यादा लाड़ प्यार करने का नतीजा है। अनुपमा जी चुपचाप हाथ बांधे सोफे पर बैठी हुई थीं और अपने पति सुशील जी की खरी खोटी बातों को सुन रही थीं। वो मन में सोच रही थीं कि सच ही तो सुशील जी कह रहे हैं, या उनके ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा ही तो है, जो आज अर्जुन भरी महफिल में उनकी इज्जत दांव पर लगाकर चला गया है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके इस तरह शादी से पीछे हटने पर उसकी मॉम डैड की कितनी बदनामी होगी। उधर अर्जुन फ्लाइट में बैठा अपनी आंखें बंद किए मन ही मन खुद से कह रहा था, दुनिया मुझे आईटी किंग कहती है, पर सच ये है कि मैं आज भी उस लड़की का कैदी हूँ जो मुझे आजाद करना ही नहीं चाहती। वैसे तो मैं हर डील जीत सकता हूँ, हर कंपनी खरीद सकता हूँ, पर वो पल नहीं खरीद सकता जब उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा था। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी और अर्जुन अपने ख्यालों में एक अलग ही दुनिया में खोने लगा था। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, तो उसकी आंखों के सामने एक हंसता मुस्कुराता चेहरा झिलमिलाने लगा था। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और तड़पते हुए खुद से ही कहने लगा, प्लीज, प्लीज पायल, मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा हूँ। पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ है मेरे पास, बस तुम नहीं हो जो मेरी दुनिया थी। माना कि उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, पर शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरी उस गलती ने मुझे एक प्ले बॉय से एक अच्छा इंसान बना दिया। इसलिए प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। मैं अब वो पहले वाला इंसान नहीं हूँ जो लड़कियों के साथ सिर्फ टाइम पास करता था।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और खुद से ही कहने लगा, पायल, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। पायल का नाम लेते ही उसके चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक आ गई थी। उसे वो पल याद आ रहा था कि जब एक 20 साल की लड़की पायल आंधी तूफान की तरह उसके केबिन में आई थी और अपने घुंघराले बालों की लटों को एक साइड करते हुए बोली, इतनी बड़ी कंपनी है आपकी, हजारों एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी कंपनी में एक और एम्प्लॉय रख लेंगे तो गंगा मैया की कसम, आपकी कंपनी का घाटा नहीं हो जाएगा। वह कुछ बोलता, इससे पहले ही वो चेयर पर बैठते हुए बोली, आप मंथली करोड़ों रुपए कमाते हैं और लाखों रुपए सैलरी दे देते हैं। अगर उन करोड़ों रुपयों में से कुछ 20-25 हजार रुपए मुझे दे दोगे तो आप दिवालिया नहीं हो जाओगे। वह अभी इतना ही बोली थी, तभी पीछे से अर्जुन का असिस्टेंट भास्कर भागते हुए आया और गुस्सा करते हुए कहने लगा कि मैंने आपको मना किया था ना कि आप ऐसे सर से नहीं मिल सकती। फिर आप मेरे मना करने के बावजूद भी केबिन में कैसे चली आईं? अभी और इसी वक्त आप मेरे साथ चलिए और जो भी आपको कहना है वो मुझसे कहिए। उसने एक नज़र ऊपर से नीचे तक भास्कर को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं भला आपसे बात क्यों करूं, जबकि मुझे पता है कि आप मुझे नौकरी नहीं दे सकते। नौकरी देने वाले तो ये सामने बैठे हैं जो कुछ बोल ही नहीं रहे। भास्कर उसको डांटते हुए बोला, ये क्या तरीका है सर से बात करने का? पता है कि तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, मुझे पता है कि यह कंपनी के सीईओ अर्जुन सिंघानिया हैं। मैंने उनकी फोटो खूब सर्च की है, मुझे इनके बारे में सब कुछ पता है। जैसे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कहाँ जाते हैं। भास्कर चिढ़ते हुए बोला, और यह सब आपने क्यों पता किया? सिंपल सी बात है, मुझे इस कंपनी में काम करना था और यह पता लगाना था कि इस कंपनी का मालिक अच्छे कैरेक्टर का है या नहीं। क्योंकि पायल के लिए पैसा मैटर नहीं करता, मेरे लिए इंसान मैटर करता है। और मैं उस जगह बिल्कुल भी काम नहीं करती जहां बॉस कैरेक्टर लेस हो। भास्कर ने जब उसे 2-3 बार केबिन से बाहर चलने को कहा और वह बाहर नहीं गई, तब भास्कर ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ रास्ता दिखाते हुए बोला, अभी का अभी तुम केबिन से बाहर जाओ, वरना यहाँ की सिक्योरिटी तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालेगी। फिर जिसे नहीं भी पता है उसे भी पता चल जाएगा कि तुम यहाँ से धक्के मारकर निकाली गई हो। हाँ, तो मैं भी सबसे कह दूंगी कि इन्होंने पहले पेपर में वैकेंसी निकाली थी और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए यहाँ आई तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि अब कोई वैकेंसी नहीं है। वह धमकी देते हुए बोली, मैं तो मीडिया में भी बता दूंगी कि सिंघानिया टेक कितनी बड़ी धोखेबाज है, यह पैसे ले देकर नौकरियां देती है। भास्कर को तो अब उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इस बात से हैरानी भी बहुत हो रही थी कि अर्जुन सिंघानिया जो कभी किसी की एक बात भी नहीं सुनता, आज वो इस लड़की की बकवास क्यों सुन रहा है। उसने नजर उठाकर अर्जुन को देखा तो अर्जुन के चेहरे पर स्माइल थी और वह बहुत ध्यान से उस लड़की को देख रहा था। पायल अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे नौकरी पर रखेंगे या फिर मैं यहाँ से जाऊं, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए भास्कर को इशारा किया तो भास्कर वहां से चला गया। अर्जुन पायल से चेयर पर बैठने का इशारा करता है और इशारे से ही उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल मांगता है। पायल उसकी तरफ अपनी डॉक्यूमेंट पढ़ाते हुए कहती है, सर, मेरी बात का बुरा मत मानना, पिछले 3 महीनों से मैं नौकरी के लिए धक्के खा रही हूँ। जहाँ जाती हूँ वहाँ सोर्स सिफारिश मांगी जाती है और मैं बेचारी किसी की सिफारिश कहाँ से लाऊं, क्योंकि इस शहर में तो मैं किसी को जानती ही नहीं। इसलिए मेरा मूड खराब हो गया था। मुझे लगा था कि सिंघानिया टेक में भी मेरे साथ वही सुलूक किया जाएगा जैसा कि दूसरी कंपनियों ने मेरे साथ किया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और फिर किसी का नंबर डायल करके फोन कट कर दिया। पायल जो बहुत गौर से अर्जुन को देख रही थी, वो कुछ सोचते हुए बोली,
सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आप मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। बेशक भगवान ने आपसे बोलने की शक्ति छीन ली है, पर आपको वो टैलेंट दिया है जिससे आपने इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उसकी इस बात को सुनकर भी अर्जुन ने बस हल्का सा स्माइल कर दिया। तभी वहां पर एक लड़की आती है और वह अर्जुन की तरफ देखते हुए कहती है, जी सर। अर्जुन एक नज़र पायल पर डालता है और फिर बहुत रौबदार अंदाज में उस लड़की से कहता है, शेफाली, ये पायल है और इसे तुम अपने साथ लेकर जाओ और इसे डाटा एंट्री का काम समझा दो। आज से ये हमारी कंपनी में डाटा एंट्री का काम करेगी। जी सर, मैं अभी पायल को सारी बातें समझा दूंगी। इतना कहते हुए शेफाली पायल से कहती है, आइए मिस पायल। अर्जुन को रौबदार आवाज में बोलते हुए देखकर पायल की तो बोलती ही बंद हो गई थी। वह चुपचाप उस लड़की के साथ बाहर आ जाती है। वह कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और पायल उस लड़की से कहती है, आप प्लीज थोड़ी देर मेरा वेट कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते हुए वह एक बार फिर अर्जुन के केबिन में जाती है और अर्जुन से कहती है, मेरी मम्मी हमेशा मुझसे कहती हैं कि सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा बोलने के कारण कई बार तुम ऐसी गलतियां कर देती हो जिसके लिए तुम्हें सॉरी भी बोलना पड़ता है। और आज भी मैंने वही गलती कर दी, बिना सोचे समझे आपको गूंगा और बहरा समझ लिया। सॉरी सर, मेरी बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, मेरे पापा नहीं हैं और मम्मी ने बचपन से मुझे कभी डांट नहीं लगाया, इसलिए मेरे मन में जो भी आता है मैं बोल देती हूँ। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मिस पायल, डोंट वरी, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा है। अब आप जाइए और अपना काम सीख लीजिए, आपको मेरी कंपनी से कोई नहीं निकालेगा। पायल चहकते हुए बोली, थैंक यू सर, आप तो दुनिया के सबसे अच्छे बॉस हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके बीवी बच्चे बहुत खुश रहें और भगवान आपको खूब लंबी उम्र दे। इतना कहते हुए जब वह केबिन से जाने लगी तो अर्जुन अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मिस पायल, एक बार फिर आप बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल गईं। पायल हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी सर, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, इसलिए जबान फिसल जाती है, पर आज के बाद एक भी एक्स्ट्रा शब्द नहीं बोलूंगी। और फिर वह जल्दी से केबिन से निकल जाती है। शेफाली पायल को डाटा एंट्री का काम समझा देती है। पायल बहुत मन लगाकर काम करती है। दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे उसे ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरे 15 दिन हो गए थे। और एक दिन जब भास्कर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने होम टाउन जा रहा था, तब उसने पायल को एक हफ्ते के लिए अपनी जगह अपॉइंट कर दिया। पायल का पर्सनल असिस्टेंट के रूप में आज पहला दिन था, इसलिए वो बहुत खुश थी। डाटा एंट्री के काम में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जब भास्कर ने उससे पूछा था कि वह एक हफ्ते के लिए अर्जुन के पर्सनल असिस्टेंट का काम काम संभाल लेगी, तो वह खुशी से चहकते हुए बोली थी, सर, नेकी और पूछ पूछ। भास्कर उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला था, पर्सनल असिस्टेंट बनकर अर्जुन सर के सामने जा तो रही हो, पर अपनी जबान थोड़ी बंद रखना, क्योंकि अर्जुन सर को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। भास्कर की इस बात पर वह मुस्कुराते हुए बोली, भास्कर सर, पायल की छन छन सुनकर अच्छे अच्छों का गुस्सा भाग जाता है, तुम नहीं सुधरोगी। इतना कहते हुए भास्कर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वह अर्जुन के केबिन में आई तो दरवाजे में घुसते ही उसने बिना रुके कहा, गुड मॉर्निंग सर। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई, पर मैं टाइम से पहले आना पसंद करती हूँ। और हाँ सर, मैंने तो सोचा था कि आप अपने पर्सनल असिस्टेंट के सामने वैसे ही होंगे जैसे फिल्मों में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं, लेकिन आप तो ज़्यादा डिसेंट लग रहे हैं। वैसे आप तो बहुत करोड़पति हैं और यंग भी हैं, फिर आप इतने डिसेंट कैसे रह सकते हैं? मेरा मतलब है कि आपके अंदर जरा सा भी प्राउड नहीं है। अर्जुन जो अपनी फाइलें देख रहा था, उसने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी
उसने बस हल्की सी अपनी भौं उठाकर कहा, पायल तुम मेरा इंटरव्यू लेने आई हो? अरे नहीं सर, मैं तो बस मतलब बातचीत कर रही थी। वैसे भी चुप रहना मुझे आता नहीं, पायल ने मुंह पिचकाते हुए कहा। तो अर्जुन ने हल्की मुस्कान दबा ली, लेकिन मन ही मन सोचा, ये लड़की अलग ही है, मुझे बोलने की आदत नहीं और इसे चुप रहने की। अब मैं इसे एक हफ्ते कैसे झेलूंगा? अर्जुन पायल को एकटक देखता रहता है और फिर उसे एक फाइल देते हुए उसे कंप्यूटर पर काम करने के लिए कहता है। पायल वो फाइल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती है और फिर बहुत गंभीरता पूर्वक वह अपना काम करने लगती है। अर्जुन नोटिस करता है कि काम के वक्त पायल बिल्कुल शांत और गंभीर रहती है। उस समय ना उसे कोई मस्ती मजाक वाली बातें याद आती हैं और ना ही किसी तरह की वह कोई ऐसी बात करती है जिसे देखकर हंसी आ जाए। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और ऑफिस का काम खत्म होते होते बाहर बारिश शुरू हो गई थी। अर्जुन और पायल साथ में पार्किंग की ओर निकले। बारिश को देखते ही पायल उछलते हुए बोली, गंगा मैया, आपने तो आज मुझ पर बड़ी कृपा कर दी। कितने दिनों से मैं मना रही थी कि बहुत जोर से बारिश होने लगे और आज आपने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। आज तो मैं पूरी रास्ता भीगते हुए घर जाऊंगी। इतना कहते हुए वह बाहर निकलने लगी तो अर्जुन ने उसका कसकर हाथ पकड़ा और कुछ इस तरह से अपनी तरफ खींचा कि वह सीधे अर्जुन के सीने से जा लगी। उसकी जिम्नास्टिक बॉडी से टकराकर पायल के तो होश ही उड़ गए थे। वह कुछ देर तक अर्जुन के सीने से लगी रही और फिर थोड़ा संभलती हुई बोली, अर्जुन सर, आप क्या खाते हो? आपको देखकर तो लग रहा है कि आप अगर किसी पत्थर से टकरा गए तो चोट आपको नहीं, पत्थर को लगेगी। वो गुस्सा करते हुए बोला, तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती? और क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी तेज बारिश हो रही है और तुम इस बारिश में भीगकर घर जाना चाहती हो। तुम्हें पता है कि बारिश में भीगने से कपड़े चिपक जाते हैं और तुम उस हालत में रोड पर घूमती हुई घर जाओगी। तो अर्जुन सर, मैं यह जानती हूँ कि बारिश में भीगने से कपड़े चिपक जाते हैं। इसमें आप मुझे कौन सी नई बात बता रहे हो? अर्जुन अपना माथा पकड़ते हुए बोला, मुझे ये बताओ, तुम कहाँ से आई हो? क्या तुम सचमुच इतनी मासूम हो या मासूम बनने का नाटक करती हो? मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ और तुम क्या समझ रही हो? वह उसे एकटक देखते हुए मासूम लहजे में बोली, जब भी बारिश होती है तो मैं बारिश में जरूर भीगती हूँ। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करें। आप अपने घर जाएं और मैं अपने घर चली जाऊंगी। पायल की बात सुनकर अर्जुन का अब गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हें पता है कि तुम मुंबई में हो? ऐसी बारिश में भीगते हुए तुम रोड पर जाओगी तो कोई लड़का तुम्हें देखकर। इतना कहते कहते जब वह रुक गया तो पायल हंसते हुए बोली, सर, किसी लड़के में इतनी दम नहीं है कि जो मुझे हाथ भी लगा सके। मैंने जूडो कराटे सीखा हुआ है। मेरे एक मुक्के पर उसके सारे 32 दांत नीचे जमीन पर पानी की बूंदों जैसे बिखर जाएंगे। आप मुझे इतना हल्के में मत लिया करो। मैं गांव की एक बहुत पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की हूँ। आपको पता है, मेरे गांव में सरपंच के लड़के ने मेरा एक बार हाथ पकड़ लिया था। मैंने पहले तो उसे सीधी तरीके से कहा कि भैया मेरा हाथ छोड़ दो। तो आपको पता है उसने क्या कहा? अर्जुन कुछ बोलता उससे पहले वो बोली, अरे, आपको कैसे पता होगा? आप वहां थोड़ो न थे। वो लड़का हंसते हुए बोला, भैया नहीं, मैं तो तुम्हारा सैया हूँ। और फिर वो मेरी कलाई कसकर पकड़ते हुए कहने लगा, भला अपने सैया को कोई भैया थोड़ो ना कहता है। तुम तो मेरे दिल की रानी हो और मैं तुम्हारा राजा। इतना कहते हुए वो जैसे ही मेरे पास आया तो मैंने उसके पेट पर ऐसा मुक्का मारा कि वह दर्द से तड़पते हुए बोला, बहन सीधी तरीके से समझा देती कि तुम्हारा हाथ फौलादी है, इतना कसकर मारने की क्या जरूरत थी? उस दिन के बाद वो हर रक्षाबंधन मुझसे राखी बंधवा कर जाता है। अरे, उसके बाद तो वो बेचारा, वो अभी इतना ही बोली थी कि अर्जुन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
अब मुझे तुम्हारी और पूरी राम कहानी नहीं सुननी है, इसलिए गॉड से अब चुप हो जाओ। पायल जब एकटक अर्जुन की आंखों में देखने लगी, तो अर्जुन उसकी नजरों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने झट से उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया और बहुत कड़क अंदाज में कहा, अब चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। अगर एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूंगा। अर्जुन की कड़कती आवाज सुनकर पायल चुपचाप खड़ी थी। बारिश की बूंदें कांच की दीवारों पर दौड़ रही थीं। अर्जुन की कार दूर खड़ी थी, इसलिए उसने ड्राइवर को कॉल किया और गाड़ी पार्किंग से बाहर लाने को कहा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पायल का दुपट्टा उड़कर अर्जुन के चेहरे से टकरा गया। पायल जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, तो उनकी सांसें आपस में टकराने लगीं और इस बीच वह अर्जुन के बहुत करीब आ गई। दोनों के बीच कुछ पल का सन्नाटा छा गया और फिर अर्जुन पायल में कुछ इस तरह से खो गया कि उसने पायल की कलाई पकड़ ली और अपने थोड़ा और नजदीक लाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल उस गुलाब की कली के जैसी, जिसे सुबह की पहली किरण के पड़ते ही खिलने का इंतजार होता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी का यह पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट मुझे और अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए मोटिवेट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई रोमांटिक और लव स्टोरी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए सुमन अल्फाज के साथ कनेक्ट रहना और अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखना।